हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग सेशन में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और आप लोगों को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा विलंब हो गई है क्लास। ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 बजे की क्लास होती है और 7:30 बजने को आया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये क्लास लग नहीं पाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, नेट जो है ना बहुत ज्यादा वाईफाई परेशान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया ना। सबसे पहला प्रयास जो है ये किस विद्वान द्वारा किया गया। नेट में 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गियर्सन ने, गार्सा तासी ने, विलियम जोन्स ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो पहला प्रयास किसने किया था, कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक ग्रासा तासी थे, जिन्होंने अपना पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदू। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी ये इन्होंने लिखा था, अपना पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था किसने? ग्रासा तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है। नेट 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बात हो रही। संक्षिप्त इतिहास आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। तो संक्षिप्त इतिहास लिखने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। ये भी जून 2001 में पूछा गया है। ललिन बिलोचन शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम कुमार वर्मा है या फिर रामविलास शर्मा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात हो रही है, तो आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भू परिक्रमा की रचना किसने की है। भू परिक्रमा की रचना किसने की है? विद्यापति ने, खुसरो ने, देवसेन ने या फिर सुमतिगढ़ ने। किसने की है भू परिक्रमा की रचना, ये बात पूछी जा रही है। तो भू परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगचर्या किसकी पुस्तक है। योगचर्या जो है ये किसकी पुस्तक है? डोम्बिपा की है, लुइपा की है या फिर सबरपा की है या फिर सरापा की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोम्बिपा की ये रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पीजीटी 2011 में और नेट में जून 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोइंद है, जोइंद को माना है, फिर सरहप्पा को या फिर स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। राहुल शंकरत्यायन की बात हो रही है, राहुल शंकरत्यायन की। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन की बात हो रही है कि राहुल शंकरत्यायन ने किसको अपना प्रथम कवि माना है। राहुल शंकरत्यायन ने किसको अपना प्रथम कवि माना है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन की बात हो रही है। राहुल शंकरत्यायन ने किसको प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो राहुल शंकरत्यायन ने किसको माना है? राहुल शंकरत्यायन ने माना है सरहप्पा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या फिर जयसी हैं। तो ज्ञानाश्रय की बात हो रही, तो ज्ञानाश्रय के कौन है? कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जाके कुटुंब सब डोर डोवत और फिर अजहू बनारसी आशा पासा पंक्तियां किस कवि की हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, ये किस कवि की पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। रहीमदास की हैं, रविदास की हैं या फिर नानक देव की हैं या फिर गुरु या फिर कबीरदास की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है रविदास यानी कि रैदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस संज्ञा किस साहित्यकार ने दी। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजय देव नारायण शाही ने या फिर नामवर सिंह ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। कबीर जो थे ये किस शासक के समकालीन थे, सिकंदर लोधी के, अकबर के, जहांगीर के या फिर मोहम्मद गौरी के। तो ये किसके समकालीन थे, ये समकालीन थे सिकंदर लोधी के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामकुमार वर्मा का है, फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है। विठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है, ज्ञानदेव को, नामदेव को, रामानंद को या फिर कांचीपुर को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंगबधू किस कवि की रचना है। एक सेकंड। अंगबधू जो है ये किस कवि की रचना है, ये रज्जब की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है। किस प्रेमाख्यान में वर्णित है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऋतुपर्ण जो है ये किस प्रसंग में वर्णित है, ये सत्यवती कथा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है। चंद्रायन का, माधवा नल कामकंदला का या फिर रूप मंजरी का या फिर चित्रावली का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चंद्रायन का है, ठीक है। और यहाँ पर ये मुल्ला दाऊद की रचना है। और रूप मंजरी किसकी है, तो ये नंददास की रचना है। चित्रावली उस्मान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई बरही बार प्रणाम करो अब हरो शौक समुदाय। ये पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये बात पूछी जा रही है। ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मन रे पारसी हरि के चरण के रचयिता कौन है। तो ये इसके रचयिता कौन है, मीराबाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहारी की वाग्यभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है। बिहारी की वाग्यभूति जो है ये किसकी आलोचनात्मक कृति है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, विश्वनाथ त्रिपाठी की, डॉक्टर नागेंद्र की या फिर पद्म
सिंह शर्मा की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था 2009 में जीआईसी और पीजीटी दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसका है, ये बात पूछ रहा है, ये मती राम थे इनके आश्रित कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक चिंतामणि द्वारा प्रबंध काव्य है, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण चरित्र है। ठीक है, क्या है, कृष्ण चरित्र है। श्रृंगार मंजरी किसका है, तो ये भोज का है। और काव्य प्रकाश किसका है, ठीक है, काव्य प्रकाश किसका है, ये मम्मट का है। ठीक है, ये मम्मट का है काव्य प्रकाश। और रस विलास किसका है, तो ये देव का है, ये देव की रचना है। श्रृंगार मंजरी मैंने बताया कि किसका है, ये भोज का है, किसका है, भोज का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक हैं। विवाद को जन्म देने वाले आलोचक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मिश्र बंधु हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किस कवि की है, ये पंक्ति किस कवि की है, बोधा की है, ठाकुर की है, घनानंद की या फिर बिहारी की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये ठाकुर की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुबिरन को बहानो है के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तधी समाज के संस्थापक थे, तो तधी समाज की संस्थापक कौन थे, वो थे भारतेंदु। नेट दिसंबर 1995 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा विलापे नित धेनु कटे को लागत है गुहार नहीं पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इतिव्रात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है, पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये द्विवेदी युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले कवि कौन से हैं, ये बात पूछी जा रही है। द्विवेदी युग की बात हो रही है, तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले कवि हैं डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है, पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है, ठीक है, प्रथम आविष्कार किसने कहा है, ये बात पूछी जा रही है। प्रथम आविष्कार कहने वाले हैं नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट छायावाद को वंचित मोती की सी तरलता किसने कहा है, वंचित मोती की तरलता किसने कहा है, ये बात पूछ रहा है। तो ये कहा है प्रसाद जी ने, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है। नेक्स्ट है कि प्रिय स्वतंत्र स्व अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है, इस कविता का संबंध किससे है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये क्या जयशंकर प्रसाद से है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है, या फिर सुमित्रा पंत से, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, महादेवी वर्मा ने, निराला ने, या फिर आगे ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? निराला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? तो ये किस ग्रंथ में संकलित थी? ये संकलित थी फलों में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है छोड़ दुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से, छोड़ दुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं पंत जी की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय जो है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल क्या है? कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल क्या है? ये बात पूछी जा रही है। तो 1946 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन काल। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? तो प्रकृतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? ये बात पूछी जा रही है। प्रकृतिवाद की विरोधी पत्रिका है विचार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। विशाल भारत 1928 परिमल निराला का है और विशाल भारत ये 1928 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस पत्रिका में प्रकृतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ है? कौन सी पत्रिका है जिसमें प्रकृतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ है? तो ये हुआ है विशाल भारत में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर चांद जो है ये सरस्वती 1920 और विशाल भारत 1928, ठीक है। और हंस किसकी है? हंस है प्रेमचंद की। चांद किसका है? तो चांद है जयशंकर प्रसाद का। सरस्वती किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद जो प्रयुक्त हुआ है वो किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो ये प्रयोगवाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं डॉट 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 अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये बात पूछी जा रही है। तो यह आगे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता, पंक्ति किस रचनाकार की है? ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? 2002 में पूछा गया है टीजीटी में। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि असलियों का कोड़ा किसकी रचना है? असलियों का कोड़ा जो है ये किसकी रचना है? ये बात पूछी जा रही है। असलियों का कोड़ा, तो असलियों का कोड़ा जो रचना है ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नासिकेतु उपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? तो नासिकेतु उपाख्यान का जो दूसरा नाम है वो है चंद्रावती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के चौर पंचायसिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया? तो भारतेंदु ने जो नाटक का अनुवाद किया था वो कौन सा नाटक था? तो वो था रत्नावली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नंदी पाठ विषकंभक भारत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? तो ये किसमें मिलता है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद रघुनंदन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। नेट 2004 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है, ये बात पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन सा नहीं है।
तो यहाँ पर जो कोमा है ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? ये प्रसाद के किस नाटक में है यह गीत? तो यह चंद्रगुप्त नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव साधना नाटक है। शिव साधना नाटक किसका है ये बात पूछ रहा है, तो ये हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ समृद्ध करने वाले नाटककार कौन है? ठीक है, तो ये समृद्ध करने वाले नाटककार की बात हो रही है, वो है उपेंद्रनाथ अश्क। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? बीमार का इलाज जो एकांकी है ये किसकी एकांकी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो बीमार का इलाज जो एकांकी है ये उदय शंकर भट्ट का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा युग जो है ये किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो ये गीत नाट्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो शिखर से सागर तक मैंने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, शिखर से सागर तक यहाँ पर ये किसका है? ये आज्ञे का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या है? तो वो है अवहट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? ठीक है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो ये थे किस शताब्दी के? ये थे 10वीं शताब्दी के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार और ममता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो ये हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मंगल का विधान करने वाले भाव दो हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? किस गद्य कृति का निर्माण हुआ था? तो ये नाचकेतोपाख्यान का हुआ था। इसके रचनाकार कौन है, जरा कमेंट में बताना, ऑफलाइन कमेंट में बताना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो ये आदर्शोमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट है कि रस आखेटक के रचनाकार हैं। रस आखेटक जो है ये किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। रस आखेटक, रस आखेटक जो रचना है वो है कुबेर नाथ राय की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता जो है ये किस कवि की कविता है? यह है नरेश मेहता की कविता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्यों का सही क्रम क्या है? सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सही क्रम पूछ रहा है कि इसका सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही क्रम हो जाएगा। प्री प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए, है ना। तो कवियों का सुमेलन करने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा ऊपर, है ना, ऐसा करना पड़ेगा सुमेलन करने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कवियों का सुमेल कर लेते हैं। एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ कवि हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए घुन खाए सह तीरों पर, ये किसकी पंक्ति है? घुन खाए सह तीरों पर, ये है नागार्जुन की पंक्ति। घुन खाए सह तीरों पर नागार्जुन का है। एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर ये है केदारनाथ अग्रवाल का। उसके बाद किंतु हम हैं दीप, किंतु हम हैं दीप, ये किसका है? ये है आज्ञे का। उसके बाद भूख से रियायती हुई, भूख से रियायती हुई, ये किसका है? ये है धूर्मिल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 4
और क्या हो जाएगा 3, है ना। 2 1 4 3 किस्में हैं, 2 1 3 4 किस्में हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारणीकरण अवलंबन न तो धर्म का होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि सुअर दान के लेखक हैं। सुअर दान के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो ये है रूप नारायण सोनकर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंग उछरत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है असंगति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? गोबर गणेश उपन्यास किसका है, ये बात पूछी जा रही है। गोबर गणेश किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है किसका? रमेश चंद्र शाह का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ठीक है, सही क्रम लगाना है तो थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी दिखता होगा ना। तो सही क्रम बताना है इन उपन्यासों का, तो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर देखिए, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी, अंधेरे के और चितम चित कोबरा, है ना। तो यही ऑप्शन नंबर ए का क्या है क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए का क्रम क्या है सही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए का जो क्रम है यही क्रम क्या है सही है उपन्यासों का। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? जन्म के आधार पर पूछ रहा है कि जन्म के आधार पर इन उपन्यासों का सही क्रम क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनका सही अनुक्रम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जन्म के अनुसार, तो यहाँ पर 1899 रामवृक्ष बेनीपुरी, 1899 और वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 क्या है 1904 और उपाध्याय जी क्या है उपाध्याय जी हैं 1914, भगवत शरण उपाध्याय 1914 और डॉक्टर संपूर्णानंद 1891 है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि किसका जन्म काल पहले आ रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जन्म के अनुसार, है ना। पहले डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर भगवत शरण उपाध्याय, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? यह है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाल पसीना किसका है, ये बात पूछ रहा है। लाल पसीना उपन्यास किसका है? तो ये है अभिमन्यु अनंत का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है रंग दे बसंती चोला। एक सेकेंड, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये भीष्म साहनी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नगरी लिपि कैसी है? नगरी लिपि जो है वो किस प्रकार की है? तो यह अक्षरात्मक लिपि है, नागरी लिपि। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देखिए ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है 2005-2010 में। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकार बहुला बोली
मानी जाती है। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उकार बहुला बोली मानी जाती है, कौन सी अवधि मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है? जेसुआ केटलर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रजबुल के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुल के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, ये बात पूछी जा रही है। ब्रजबुल के नाम से, तो ब्रजबुल के नाम से बंगला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक भाषा कौन सी है, ये बात पूछ रहा है। तो हिंदी है वियोगात्मक भाषा। नेक्स्ट है कि वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? क्या पूछ रहा है? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, है ना। तो इनको किसके अंतर्गत रखा जा सकता है, ये बात पूछ रहा है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताना, क्योंकि वर्ड से आधारित मैं पूरा सेशन करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारी जो व्याकरण वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे ये सारे आंसर। यहाँ पर इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में इसको बताना है, ऑफलाइन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कमेंट में बताना है ऑफलाइन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आयोगवाह वर्ण है अंग और आहा। इनको आयोगवाह कहते हैं। और अलग अलग पूछेंगे तो इसको अनुस्वर, इसको क्या कहेंगे? अनुस्वर कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? तो इसको विसर्ग कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको विसर्ग कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ज्ञा का वर्ण। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर जिसके संयोग से बना है जा और इया के संयोग से बना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि हलंत लगा होना चाहिए जा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिसके सार्थक मतलब कि सही खंड हो सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है। तो सौंदर्यता जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह, निधन वाह, क्या हो जाएगा? निर्धन वाह हो जाएगा, तो निर हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय? पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो जो 2 बार जन्म लेते हैं उन्हें द्विज कहते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। दांत 2 बार आते हैं, ब्राह्मण का 2 बार शादी होता है, और पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं अंडे से और अंडे से फूटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो गंगा का पर्यायवाची जो शब्द नहीं वो सरिता नहीं है, सरिता नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग का क्या हो जाएगा? मनाधन योग हो जाएगा, यह एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है द्वियोग का सही संधि विच्छेद होगा। द्वियोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुधन योग हो जाएगा, ये भी एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है सर्वांगी शब्द का संधि विच्छेद होगा। सर्वांगी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सर्वधन अंगीय हो जाएगा, यह एक दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। इसमें कौन सा समास बताया गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो चक्र धन प्राणी क्या हो जाएगा? चक्र धन प्राणी दर्शनार्थ ना। तो यहाँ पर हो जाएगा चक्कर धन दर्शनार्थ, क्या हो जाएगा? चक्कर धन दर्शनार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? यह एक अपवाद शब्द है, ठीक है, और इस 2005 में पूछा गया है, ठीक है। तो अपवाद वाले से थोड़ा सा बच के रहना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण पूछ रहा है। यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची। तो यहाँ पर त्रिभुवन
क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। क्या, त्रिभुवन। त्रिभुवन जो है ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, तीन भुवनों का समूह। नेक्स्ट है कि पुरुषस्थान। पुरुषस्थान में पूछ रहा है, पुरुषस्थान में, पुरुषस्थान में कौन सा शब्द क्या है, यहाँ पर पुरुषस्थान जो है ये किस प्रकार का शब्द है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, पुरुषस्थान। पुरुषस्थान इस तरह से लिखा जाएगा, शुद्ध शब्द पूछा है। नेक्स्ट है कि निलिप्त। ये जो निलिप्त लिखा है ये कौन सा सही लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा है। फिर से सही विकल्प चुनना है, यहाँ पर सही विकल्प फिर से चुनना है, तो जल्दी से चुनिए सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए उच्च श्रृंखलता, क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखलता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें वाच्य कौन सा, इसके द्वारा है ना, जब मैंने बताया था ठीक, जब द्वारा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहां पर निगेटिव शब्द आएगा वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। निश्चय कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, हाँ निगेटिव आ गई ना बात, यहाँ पर नहीं रहा जाता, इसमें वाच्य पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सहसा विदघीत न क्रियम, ये क्वेश्चन है संस्कृति का। ठीक है, संस्कृत का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि सहसा सहसा विदघीत न क्रियम इस सुक्ति से युक्त रचना है। इस सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है, वो है किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, जरा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कल ही मैंने इसे पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उदिष्ट जागृत प्रात वर्धिन्यम भोतत्व, यह किस उपनिषद का मंत्र है, ये किस उपनिषद का मंत्र है, ये बात पूछी जा रही है, तो ये कठ उपनिषद का मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। कुट्टनियों का वर्णन जो है ये किस रचना में हुआ है, यह मत्स्यकटिकम में हुआ है, ये शूद्रक की रचना है। कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट की है। 10 कुमार चरितम किसका है, दंडी का है। रत्नावली किसकी है, जरा कमेंट में बताना। प्रतिमान नाटकम में कितने अंक हैं, प्रतिमान नाटकम में कितने अंक हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये भास का नाटक है, इसमें टोटल 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो घंटा विशेषण ये मांग के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है कि दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दो ची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुवो पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन का है, किस विभक्ति और वचन का रूप है, ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालयम निकषा नदी अस्ति, इस वाक्य में प्रयुक्त विद्यालयम में कौन सी विभक्ति है, कल ही मैंने बताया था, जहां पर निकषा, ठीक है, निकषा निकषा है ना, और ये जहां पर अस्ति ये सब लगते हैं वहां पर कौन सी विभक्ति होती, कल ही मैंने बताया था। नमः स्वस्ति स्वः श्रद्धा निकषा दूरः स्तम, तो ये इसमें सब में द्वितीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है मति शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, मति शब्द का पूछ रहा है, तो मत्या हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गणेश साय नमा में प्रयुक्त विभक्ति है, तो गणेश साय नमा, ओम नमः शिवाय नमः, इसमें सब में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, प्रथमा बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पितरा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामम निकषा नदी अस्ति में विभक्ति बताइए, फिर से निकषा आ गया है, तो यहाँ पर ग्रामम निकषा नदी अस्ति पूछ रहा है कि गांव के निकट क्या है, नदी है। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, गांव के निकट नदी है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है कि किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है, तो नायिका भेद किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीरा का निधन कब हुआ था, ठीक है, मीरा का निधन है ये कहाँ हुआ था, ये बात पूछ रहा है, इनका निधन हुआ था द्वारिका में, जन्म हुआ था ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ये बात पूछ रहा है, ये अवधी भाषा से है इसका संबंध।
नेक्स्ट है कि अवधी भाषा का अपना छंद है। अवधी भाषा का अपना छंद कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। अवधी भाषा का अपना छंद है छप्पय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है प्रेम मार्गी काव्य धारा में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुमेल कीजिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन और बचे हैं, सेशन में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना, एक तरफ नाटककार है और दूसरी तरफ नाटक है, तो इसको क्या करना है, सुमेल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। भारतेंदु का क्या है, भारतेंदु का है भारत दुदर्शा। राधा चरण गोस्वामी का क्या है, अमर सिंह राठौर है। लाला निवास का क्या है, लाला श्री निवास का है तप्ता संस्करण। और शिवनंदन सहाय का है यहाँ पर सुदामा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्रम कौन सा सही हो जाएगा। तो क्रम हो जाएगा इसका भारत दुदर्शा, अमर सिंह राठौर, तप्ता शरण और सुदामा, है ना। यही इसका क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्न में से काल क्रमानुसार लगाइए, ठीक है। काल क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, यही इसका क्या हो जाएगा, क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, नहीं, इसका क्रम ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, ठीक है, ये सही होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओ भिख मंगे अरे पराजित, ओ मललुम अरे चिर, दोहित पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति किस कवि की है, ये बात पूछ रहा है। तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। तो असंगत का चयन कीजिए, ये पूछ रहा है कि असंगत कौन सा है, इसमें असंगत कौन सा है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो असंगत है उसे बताना है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है मदन गोपाल। ये अग्नि सेतु इनका नहीं है, ठीक है, अग्नि सेतु इनका नहीं है, ये विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट है कि असंगत युग्म है, ठीक है, फिर से असंगत युग्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म है वो है अध्ययन, ये रामविलास शर्मा का नहीं है, ये किसका है, किसका है, ये बाबूराव गुप्त का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग आज सेशन में नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है।